सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। तो आइए अब हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। अध्याय 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद बगीचे में घास पतवार बहुत बढ़ जाती है। बरसात समाप्त होते ही माली उसे काट छाट कर सही रूप प्रदान करता है। अगर माली घास न काटे तो सोचिए बगीचे का क्या हो। उसमें हमारा चलना फिरना भी दुभर हो जाए, है ना? ऐसा ही कह रहा है कि बरसात के बाद जो है बगीचा में घास पतवार बढ़ जाता है, और ये आपने देखा ही होगा। बरसात समाप्त होते ही जो है माली उसे काट छाट कर सही रूप प्रदान कर देता है। अगर माली जो है घास नहीं काटे तो सोचिए क्या होगा। अगर घास नहीं कटता है तो हमारा जो है चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ये बात है ना? इसी तरह हमारे मन में भी अच्छे विचार तो आते ही हैं, पर उनके साथ साथ कभी कभी बुरे विचारों की खरपतवार उग आती है, जिसे काट कर हम अपने मन को शुद्ध और शुभ संस्कृत बनाते हैं। इसे ही मन को संस्कारित करना कहते हैं। यह मनुष्यता का आदर्श भी है। आइए इस पाठ के माध्यम से हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करें। और फिर कहता है कि इसी तरह जो है हमारे मन में भी जो है अच्छे विचार तो आते ही हैं, पर उनके साथ साथ जो है कभी कभी जो है बुरे विचारों की भी खरपतवार उगाती है, जिसे हम लोग जो है काट कर अपने मन को शुद्ध और सुसंस्कृत बना लेते हैं। इससे जो है मन संस्कारित करना इसे कहते हैं। मन को संस्कारित करना इसे कहते हैं। यही मनुष्यता का आदर्श भी है। और हम लोग जो है इस पाठ के माध्यम से इन्हीं बातों को समझने का जो है प्रयास करने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग मूल पाठ इसका पढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछा दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता है कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बड़ा करते हैं। काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छुट्टे ही सेन पर हाजिर। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? कह रहा है कि बच्चे जो है कभी कभी चक्कर में डालने वाला जो है प्रश्न कर बैठता है। अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला। जो है पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अब बोल रहा है उसकी जो छोटी लड़की है उससे उस दिन उससे पूछ लिया कि आदमी के नाखून है क्यों बढ़ते हैं, तो वो सोच नहीं सका, और हर तीसरे दिन जो है नाखून जो है बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे, अगर बच्चे लोग अगर उन्हें कुछ दिन के लिए बढ़ने दे तो माँ बाप जो है अक्सर उन्हें डांट देते हैं और कहते हैं इन्हें काट दो। पर कोई नहीं जानता कि जो अभागे नाखून है क्यों इस प्रकार बढ़ते रहते हैं। फिर बोलता है कि काट दीजिए, वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। अगर उन्हें काट भी देते तो वो चुपचाप दंड जो है स्वीकार कर लेंगे। पर वो निर्लज है, मतलब उसको लाज ही नहीं है, बेशरम है। वो उस तरह की अपराधी की भांति जो है फिर छुट्टे ही सेन पर हाजिर हो जाता है। सेन मतलब चोरी के लिए दीवार में किया गया छेद। फिर आखिर इतने बेहया क्यों है वो? इतने बेहया बेशरम क्यों है वो? कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जुड़ना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था,
नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ के डाले काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं के राजा कवच, जो दिरिच मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। इनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। वो विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ी थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्र ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास के किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नखधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे ही की ओर और चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य की को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। आज भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाखों वर्ष पहले के नखदातवली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचरने वाले, चढ़ने वाले। अब आइए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि कुछ लाख वर्ष की बात है, जब मनुष्य जो था जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष मतलब बांदरों के जैसा कह सकते हैं। उस टाइम जो है उसे नाखूनों की जरूरत थी। उसके जीवन रक्षा के लिए नाखून जो थे बहुत ही जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे और नाखून के बाद ही उसका स्थान था। कह रहा है कि सब दांत तो भी थे उसके अस्त्र, लेकिन सबसे पहले नाखून थे उसके अस्त्र। उसके बाद ही दांत का स्थान आता था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था। अब बोला उन दिनों जो जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। मतलब सामने आकर जो लड़ता है विरोधी वाला, उसे कहते हैं प्रतिद्वंदी। उससे लड़ना पड़ता था, उन्हें हराना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। उस समय जो है नाखून उसके लिए आवश्यक अंग थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसके अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। अब जो मनुष्य है वो पहले अपने अंग का जो था सहायता लेता था दूसरी चीजों को से लड़ने या फिर मारने काटने कुछ के लिए, लेकिन अब वो धीरे धीरे जो है अंग की बाहर वस्तुओं का सहारा लेने लगा, जैसे कि पत्थर के ढेले और पेड़ की डालों को काम में लाने लगा। अब रामचंद्र जो भगवान जी थे, उनके जो वानरी सेना था, उसके पास भी ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। अब उन लोगों ने हड्डियों के भी हथियार बना लिए। अब जो है हड्डियों के हथियार में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था वो देवताओं के राजा कवच था, जो दधिच मुनि की हड्डियों से बना था। फिर आगे कह रहा है मनुष्य जो है और आगे बढ़ा। फिर उसने धातु के हथियार बनाना शुरू किए। इनके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे, वो विजय हुए। देवताओं ने के जो राजा है वो मनुष्य के राजा के सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि मनुष्य के पास जो थे लोहे के अस्त्र थे और असुर के पास अनेक विद्याएं थी, पर लोहे के शस्त्र अस्त्र नहीं थे उनके पास। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीजें थी। आर्यों के पास लोहे के अस्त्र शस्त्र भी थे और घोड़े भी थे। आर्य जो है वो विजय हुए, जीत गए। फिर इतिहास जो है अपनी गति से जो है आगे बढ़ता गया। बोला नाग हार गया, सुपर्ण हार गया, यक्ष भी हारा, गंधर्व भी हार गया, असुर भी हारा, राक्षस भी हारा। अब जो लोहे के जो अस्त्र है उसने बाजी मार लिया, नहीं वो जीत गया। इतिहास आगे बढ़ने लगा। फिर बोल रहा है पलीते वाले बंदूकों ने और कारतूसों ने और तोपों ने, बमों ने जो है बम वर्षक ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है,
मतलब कहाँ से कहाँ तक ले गया है, कितने लोगों की मौतें हुई है इनकी वजह से, ये कहने का मतलब हुआ ये सबको जो है मालूम है। नकधर मनुष्य जो है एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ रहा है। मतलब नकधर मतलब जिसके पास नाखून था, वो मनुष्य आज एटम बम के भरोसे जो है आगे की ओर जो है चल रहा है। पर उसके नाखून अभी बढ़ रहे हैं, अब उसके जो नाखून है वो आज भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति जो है मनुष्य के उसके भीतर वाले अस से वंचित नहीं कर रही है। मतलब प्रकृति जो है आज भी उसके नाखून यानी उसके भीतर वाले जो अस है उससे वंचित यानी कि अलग नहीं कर रही है। आज भी यह याद दिला देती है कि तुम्हारा जो नाखून है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तुम वही लाखों वर्ष पहले वाले नखंदा नखंदांत वली जीव हो। मतलब नाखून और दांतों पर निर्भर रहने वाले तुम जीव हो। पशु साथ एक ही सब पर विचरने वाले चढ़ने वाले हो। मतलब तुम पशु जानवरों के साथ जो हो साथ में रहने वाले हो और खाने वाले हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ततः कि मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब भी नाखून को जलाए जा रही है और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटे जा रहा है। वे कमक रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवेश ढक जाए यह उसे असह्य है। लेकिन ये कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बारबर थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीन रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्ववृत्ति के जीवान प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वो मरना नहीं जानती। कह रहा है तत् किम मतलब तब क्या, तो क्या, फिर क्या। इसका मतलब ये हुआ। फिर बोलता है मैं हैरान होकर सोचता हूँ, यानी कौन सोच रहा है, ये लेखक सोच रहा है। वो हैरान होकर सोचते हैं कि जो मनुष्य है वो आज जो है अपने बच्चों को कहता है कि नाखून काटो, अगर नहीं काटे तो उन्हें डांटते हैं। अब कुछ दिन यानी थोड़े दिन पहले यानी लाख वर्ष पूर्व जो है अगर बच्चा जो उनका नाखून नष्ट कर देता था तो उनके लिए वो लोग डांटते होंगे। लेकिन जो प्रकृति है वो अब भी नाखून को जिलाए जा रही है, मतलब जिंदा रख रही है। और मनुष्य जो है अभी भी उसे काटे जा रहा है और ये कमबख्त रोज बढ़ते हैं। ये जो है हर दिन बढ़ते रहते हैं क्योंकि वो अंधे हैं। अब वो नहीं जानते हैं कि मनुष्य इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुका। मनुष्य को इससे कई गुना शक्तिशाली जो हथियार तरह तरह के मिल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। अब वो लेखक कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है अब नाखून को नहीं चाहता है। अब उसके भीतर जो है बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए यह उससे असह्य है। अब कह रहा है कि उसके अंदर जो है बर्बर युग मतलब जंगली युग सभ्यता पूर्व युग जो है रह जाए तो उससे सहा नहीं जा रहा है, मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर कह रहा है लेकिन ये कैसे कहूँ नाखून काटने से क्या होता है। और वो कह रहा है कि कैसे कह सकता हूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की प्रवृत्ता घटी कहाँ है, बोल रहा है मनुष्य की जो प्रवृत्ता है यानी जंगली युग जो है कहाँ घट रही है, वो तो बढ़ती ही जा रही है। वो फिर बोल रहा है कि वो तो बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इतिहास में जो है हिरोशिमा का जो हत्याकांड हुआ था इसके संदर्भ में वो ऐसा बोल रहे हैं। ये बार बार थोड़ी ना होता है, यह तो उसका जीवन रूप है, यह उसका नवीन रूप है। बोल रहे ये तो उसका नया रूप है। फिर कह रहा है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ। वो जब बोल रहे कि मैं यानी कि लेखक बोल रहे कि मैं जब मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। बोलते कभी कभी मैं निराश हो जाता हूँ। उसकी जो भयंकर पार्श्व वृत्त के जो जीवंत है वो प्रतीक है, उसके प्रतीक है। मत पार्श्व वृत्त मतलब तो जानवर जैसी भावना वाले और जीवन मतलब जीते जागते।
फिर है मनुष्य जो है पशुता को जितनी बार काट दो वो मरने नहीं जानती। और मनुष्य जो पशुता मतलब जो मनुष्य के अंदर जो जंगली जानवर है उसे जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती है। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोद के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। अब बोल रहा है कुछ हजार साल पहले जो है मनुष्य जो है नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू कर दिया था। विनोद मतलब होता है आनंद। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। अब बोल रहा है कि वात्स्यायन के जो कामसूत्र है उससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले जो है भारतवासी नाखून को जम के संवारता था, मतलब अच्छे से साफ सुथरा करता था, उसे सजाता था। उनकी काटने की कला काफी मनोरंजक बताई जा गई है। अब उसके काटने का जो कला है वो काफी मनोरंजक बताई जा रही है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंतुल आदि विद्या आकृति के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। अब बोल रहा है कि त्रिकोण और वार्तानुकार, चंद्रकार, तंतुल आदि विद्या की आकृति से नाखून उन दिनों काटे जाते होंगे और विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते हैं। उनके श्रीकथम, मोम और अलकतक आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। अब बोल रहा है कि मोम और आलता से रगड़कर उसे लाल और चिकना बनाया जाता है। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नाखों को पसंद करते थे। अब जो गौड़ देश है वो बंगाल का एक भाग है। वहां जो लोग हैं उन दिनों बड़े बड़े नाखूनों को पसंद करते थे और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखूनों को। अब जो दक्षिण के लोग हैं वो छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी। अब बोल रहा है कि अपनी अपनी रुचि है देश की भी है और काल की भी है। लेकिन समस्त उद्गामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य चिति बनाया है। यह बात चाहूं भी तो भूल नहीं सकता। अब बोल रहा है जितने भी उद्योग मिनी वृत्तियां हैं उसे नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य चित बनाया है, मनुष्य के लिए उपयुक्त बनाया है। यह बात चाह कर भी वो भूल नहीं सकते। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। अब जो मानव शरीर का जो अध्ययन करते हैं उनका मानना है कि प्राणी विज्ञानियों के निश्चित मत है कि मानव चित्त भी भांति जो है मानव शरीर में ही बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियां जो है रह गई है। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती है। अब बोल रहा है कि अब जो दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही है इसलिए अतः शरीर के अंदर जो है भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि जिससे वृत्तियां अनायास ही शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है। अब बोला उसमें से नाखून जो बढ़ता है उसमें से एक पहला बात हो गया, फिर दूसरा है केस का बढ़ना और तीसरा है दांत का दोबारा से उठना, ये तीसरा है। पलकों का गिरना चौथा हो गया और असल में सहजात वृत्तियां अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। कह रहा है असल में जो है सहजात वृत्तियां मतलब होता है जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली विशेषताएं या गुण जो है अनजान स्मृतियों यानी यादों में को ही कहते हैं। हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वार की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है?
अब जो है कह रहा है कि हम लोग जो है इसकी एक उदाहरण मिला है, हम लोग हमारी भाषा में इसकी जो है एक उदाहरण मिला है। अगर आदमी जो है अपने शरीर की और मन की जो वार्ड मतलब बोलने वाली भाषा कहते हैं वार्ड अनायास घटने वाले प्रवृत्तियों को विषय में अगर विचार करता है तो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत उसे सहायता मिलेगी। पर सोचता कौन है ऐसा? सोचना तो क्या, उससे इतना भी पता नहीं चलता है कि उसके भीतर नक बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्त है उसके पशुतत्व का परिणाम है। सोच अब बोलते हैं सोचता तो क्या है, उसे इतना भी नहीं पता है कि उसके जो भीतर जो नक बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहा है, उसे सहजात वृत्ति का है, उसके पशुतत्व का परिणाम है, मतलब उसके जंगलीपन का प्रमाण है ये। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है उसकी मनुष्यता की इंसानियत, और यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए तो वह पशुतत्व को छोड़ चुका है। कह रहा है कि उन्हें जो काटने की जो प्रवृत्ति है उनकी मनुष्य की उनकी मनुष्यता यानी कि आदमी की जो है निशानी है। यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह जो है उसके भीतर रह जाते तो वह पशुतत्व को छोड़ चुका है, मतलब उसके भीतर रह भी गया है पशुतत्व, लेकिन फिर भी वो अभी बोल रहा है कि छोड़ चुके हैं। चिन्ह रह गए हैं पर वो पशुतत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता। बोल रहा पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। कह रहा है कि उसे कोई और रास्ता जो है खोजना चाहिए। अस बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है। अब जो है अस बढ़ाने की प्रवृत्ति है वो मनुष्यता की विरोधनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अब जो है लेखक बोल रहा है कि उसका जो मन पूछता है किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता यानी जानवर की ओर या फिर मनुष्यता की ओर यानी कि मानवता की ओर बढ़ रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस काटने की ओर? अब बोल रहा है कि अस्त्र यानी हथियार बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या फिर हथियार काटने की ओर बढ़ रहा है। मेरी बोर्ड बालिका ने मानव मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब बोल रहा है कि उसकी जो मासूम बच्ची है वो पूरी मनुष्य जाति पर ही प्रश्न कर दी है। फिर बोलती है जानती है नाखून क्यों बढ़ता है? ये हमारे पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अवशेष क्यों बढ़ रहे हैं? फिर बोलते हैं कि जानती हो ये नाखून जो क्यों बढ़ रहे हैं, ये जो है हमारी पशुता के अवशेष है। मतलब अवशेष मतलब होता है कि बचा हुआ भाग। मैं भी पूछता हूँ जानते हो ये अवशेष क्यों बढ़ रहे हैं? वो बोल रहे कि मैं भी पूछ लेता हूँ कि ये अवशेष क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है। वो बोल रहे कि हमारी जो है पशुता यानी जंगलीपन की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को शब्द को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, विदेशी भाषा पत्र स्वतंत्रता दिवस की चर्चा कर रहे थे। अब बोल रहा है कि भारतीय भाषा में जो है प्राय अक्सर देखा जाता है कि अंग्रेजी के इंडिपेंडेंट शब्द का जो है समानार्थक शब्द नहीं व्यवहार या कार्य में लाई गई। व्यवहार मतलब होता है व्यवहार या कार्य में लाई गई का होता है। 15 अगस्त को जब जो है अंग्रेजी भाषा पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे तो विदेशी भाषा के पत्र जो है स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता, अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अब जो है इंडिपेंडेंस का मतलब बता रहा है कि अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, मतलब किसी की अधीनता का कमी पर स्वाधीनता शब्द का जो अर्थ है उसका है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवृत्तिता करने के बाद भी भारत बस इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। अब जो अंग्रेजी में जो है सेल्फ डिफेंस को हम लोग कह सकते हैं। तो मैं कभी सोचता हूँ मैंने लेकिन कभी सोचते हैं इतने दिन तक जो अंग्रेज की जो अनुवृत्तिता मतलब पीछे चलने का भाव
भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनभिन्नता क्यों नहीं कर सकती है। उसने अपने आजादी के लिए जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। अब कह रहा है कि उसने यानी कि किसने, भारत ने अपने आजादी के जितने भी नामकरण किए हैं उसमें स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में जो है स्व का जो बंधन अवश्य रखा गया है। यह क्या स्व की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारे भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। फिर बोल रहा है कि क्या यह सिर्फ सहयोग है या फिर ये हमारी समूची परंपरा की अनजान में ही हमारी भाषा के द्वारा जो है प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्त अनजानी स्मृति कहीं नाम है। और वो कह रहे हैं कि उन्हें प्राणी विज्ञानी की बात जो फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृति कहीं नाम है ये। स्वराज होने के बाद स्वतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं। अब स्वराज होने के बाद जो है जो हमारे नेता हैं वो विचारशील नागरिक जो है सोचने लगे हैं कि इस देश में सच्चे अर्थ में सुख की कैसे बनाया जाए। ये सोचने लगे कि इस देश को जो है सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार ये सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। अब कह रहा है कि जो है ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश के लोग जो है इन सब के बारे में पहली बार सोच रहे हो। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचार किया गया है। बोल रहा है कि हमारा इतिहास जो है बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या के बारे में बहुत सारे भावों और बहुत सारे पहलुओं से विचार किया गया है। हम कोई नौसिखिए नहीं है। बोल रहा है कि हम लोग जो है कोई नए नहीं है जो रात रात अनजान जंगल में पहुंचकर अड़चित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी है, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। कह रहा है कि फिर कि जो हम लोग हैं जो नए नहीं है, जो रात रात जो है अनजान जंगल में पहुंचकर अड़चित छोड़ दिए गए हो। और हमारी परंपरा कह रहा है कि महिमाई है, उत्तराधिकारी है और विपुल और संस्कार से उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। अब बोल रहा है कि हमारे अनजाने में भी ये बातें जो है हमें खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी है कि परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। अब बोल रहा है जरूर है कि परिस्थितियां जो है बदल चुकी हैं, उपकरण जो नए हो गए हैं और उलझनें जो है की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। अब जो बोल रहा है मूल समस्या जो है बहुत अधिक नहीं बदला है। भारतीय चित्त तो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं। और जो भारतीय चित्त है जो आज भी जो है अधीनता के बारे में नहीं सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वो स्वयं के बंधन से आसानी से नहीं छोड़ सकते और स्वयं के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं। अपने आप पर आपने आपके द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। कह रहा है कि अपने आप में जो अपने आपको द्वारा जो लगाया हुआ बंधन है वो हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अब बोल रहा है कि लेखक मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है उसमें जो कुछ हमारा पुराना है और जो हमारा विशेष उसमें हम लोग चिपटे रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। जो है पुराने का जो मोह है हर समय जो है चाहा हुआ नहीं होता है। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। बोल रहा है कि जो मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए के रहने वाली जो बंदरिया होती है वो मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती है। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपने सर्वस्व खो दे। अब बोल रहा है परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि जो है नई अनुसंधित्सा
संधि साख के दशा में जो चोर होकर मतलब नए नए सामानों के बारे में, जैसे कि खोजने नए नए सामान जो खोया जा रहा हो उसके नशा में चोर होकर जो अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ जो है खो नहीं दे। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। अब जो कालिदास भी बोल रहे हैं कि जो सब जो है पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। अब बोल रहे हैं कि सब नए भी जो है खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं। अब जो भले लोग होते हैं वो दोनों की जांच कर लेते हैं। जो हितकर होते हैं उसे ग्रहण करते हैं। अब जो हितकर लोग होते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं। और मूर्ख लोग दूसरों को इशारे पर भटकते रहते हैं। अब जो मूर्ख लोग यानी बेवकूफ लोग होते हैं, मूर्ख लोग जो होते हैं वो दूसरे के इशारे में भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो कह रहे फिर परीक्षा करके हितकर बात को सोच लेनी होनी चाहिए, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं। अब बोला जातियां जो है इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं। अब बोला लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। और फिर बोल रहा है कि प्रेम पूर्वक जो है बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। अब बोल रहा है सभ्यता की नाना सीढ़ी मतलब अनेक प्रकार की सीढ़ियों पर खड़ी होना और अनेकों प्रकार की मुख करके चलने वाली जो है इन जातियों के लिए जो है एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहजता की बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुधारने की कोशिश की थी। अब जो भारतवर्ष के जो ऋषि हैं वो बहुत ही तरीकों से इन समस्या को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी। अब उन्होंने एक बात को लक्ष्य की थी, क्या की थी आइए समझते हैं। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। जो बोल रहे समस्त वर्णों और समस्त जातियों का जो है एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना, और वो ये है कि अपने बंधन से ही अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। और मनुष्य जो है पशु से किस बात में भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के। अब जो है आहार निद्रा आदि जो पशु सुलभ है स्वभाव भी उसके वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के है, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। लेकिन कह रहा है वो फिर भी पशु से भिन्न है, उसमें संयम है। पूरा क्योंकि उसमें संयम है। दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। अब बोल रहे दूसरे के प्रति जो है सुख दुख के प्रति संवेदना है। श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। अब बोल रहा है ये जो है मनुष्य के स्वयं के उद्भावित यानी प्रकट किए हुए बंधन है। इसे मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानते। अब बोल रहा है इसलिए जो मनुष्य है झगड़े टंटे को अपना आदर्श जो है नहीं मानता है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझते हैं एवं वचन मन एवं शरीर के लिए गए असत्य चरण को गलत आचरण मानता है। अब बोल रहा है कि गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले जो अविवेकी को जो है बुरा समझा जा सकता है, और एवं जो वचन मन एवं शरीर को ही दिए गए असत्य चरण को गलत आचरण माना गया है। यह किसी भी जाति या वर्ण का समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। और किसी भी जाति या वर्ण के समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। अब जो कह रहा है महाभारत में भी इसलिए जो है निर्वैर भाव को सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अब जो है गौतम जो है वो ठीक ही कहते हैं कि मनुष्य की मनुष्यता तभी है जब वो दूसरों के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता हो। यह आत्मा निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अब ये जो आत्मनिर्मित है स्वयं के द्वारा बनाया गया बंधन ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उद्देश्य यही है।
अब कह रहा है कि अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म जो है मूल का उत्स यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। अब बोल रहा है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहरने को कमर कसे है। अब जो बोल रहा है कि मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सतत आदमी को पछाड़ता है ये, और आदमी जो है सदा उससे लोहारने के लिए कमर कसे रहता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य को बोल रहा है सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है। अब जो बड़े बड़े लोग नेता हैं वो कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, फिर बोलते और मशीन बैठाओ और उत्पाद बढ़ाओ, फिर बोलते और उत्पाद भी बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। हो रहा है कि धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बुढ़ा था, उसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। अब एक बुढ़ा है वो कह रहा है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है क्योंकि वह हमारे भीतर है। अब वो जो है, जो बूढ़ा आदमी था वो कह रहा था कि हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटा दो, क्रोध और द्वेष को भी दूर कर दो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो और काम करने की बात सोचो। उसने कहा था, उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि प्रेम जो है वही बड़ी चीज है क्योंकि वो हमारे भीतर है। और फिर कह रहा है उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। अब जो बोल रहा है मन मन मानापन जो है पशु की प्रवृत्ति है, और स्व जो है बंधन है वो मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, आदमी की नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। अब बोल रहा है बूढ़े की बात ही अच्छी लगी या नहीं लगी पता नहीं, उसे गोली मार दी गई, आदमी की नाखून जो है बढ़ने की प्रवृत्ति जो है हावी हुई है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। अब बोल रहा है लेखक मैं हैरान हूँ यह सोचकर कि जो बूढ़ा आदमी था वो कितनी गहराई में बैठकर जो है मनुष्य के वास्तविक चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य के आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अब बोल रहा है कि ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य का जो नाखून है बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रों की जो ऐसा अनुमान है कि मनुष्य के अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जैसे उसकी जो पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। अब कह रहा है कि उस दिन ऐसा हो गया तो उस दिन जो है मनुष्य की जो है पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उसी दिन वह मारण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। बोलो शायद उसी दिन हो सकता है ऐसा कि मारने वाला जो हथियार होता है उसका भी प्रयोग करना बंद कर दे। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना अवांछनीय जान पड़ता है। अब वह तब तक के लिए छोटे बच्चों को इन सब से परिचित करा देना जो होता है वो वांछनीय जान पड़ रहा है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पुस्तक की निशानी है। यही कि नाखून का बढ़ना होता है मनुष्य के अंदर जो है पशुता की जो है एक निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। अब जो है उसे नहीं बढ़ने देना ये मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपने आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त शस्त्रों को बढ़ने देने मनुष्य की पशुता की निशानी है। अब बृहत्तर जीवन में जो है अस्त शस्त्रों को बढ़ने देना ये मनुष्य की पशुता की जो है निशानी है, और और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। अब बोला उसके बाढ़ को रोकना ये मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व की द्योतक है। अब जो बोल रहा है कि मनुष्य अब बोल रहा है कि मनुष्य की
के जो बेहतर जीवन में है बेहतर जीवन में जो असर को बढ़ावा देना मनुष्य की पशुता की निशानी है। उसके बाद में रोकना मनुष्य तत्व का तकाजा है। और मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास से बिना सिखाए आ जाती है वो पशु तत्व की द्योतक है। द्योतक मतलब सूचक है। और अपने आप को संयत रखना दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। और अपने आप को संयत रखना दूसरों के मनोभाव को आदर करना ये मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तब से प्राप्त वस्तु मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अगर बच्चे ये जाने तो अच्छा होगा कि अभ्यास और तब से जो प्राप्त वस्तु होती है मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मानव शास्त्रों के संचयन से ब्राह्मण उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल ये विशेष भाव से दे देने में है। अब कह रहा है सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य जो है मरण शस्त्रों को संचयन से बाहरी उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसे बड़े अनामों के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु जो मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है और मैत्री यानी मित्रता में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए विशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस असहजात वृत्ति का परिणाम है। पूरा नाखूनों का जो बढ़ना है मनुष्य की उस असहजात वृत्ति का परिणाम है। उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। अब जो है उसके जीवन में जो है ये सफलता ले आना चाहती है। उसे काट देना उसे स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है। उसे काट देना जो है उसे स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ और ले जाता जो है उसे चरितार्थ की ओर ले जाता। नाखून बढ़ते तो बढ़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब बुरा है कि नाखून बढ़ते तो बढ़े लेकिन मनुष्य से बढ़ने नहीं देगा। और इनकी जो लेखक है उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब सारे बौद्ध प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। यहाँ पे बौद्ध प्रश्न है इसे बनाने का प्रयास करें। और यहाँ पे भी बुक में भी अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अब आप भी यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे रहा पाठगत प्रश्न 18.2 इसे बनाने का प्रयास करें। ये रहा पाठगत प्रश्न 18.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 18.3। ये रहा पठान प्रश्न और यहाँ पे उत्तरमाला दिया जा रहा है। पहले सारे प्रश्नों का उत्तर खुद से बनाने का प्रयास करें फिर उत्तरमाला का सहायता लें। अगर इस अध्याय से कोई भी परेशानी हो तो हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।